मैं और आप मेरे कौन लगते हो? पार्टनर, साझेदार। हम दोनों एक व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं। वो बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए। जब भी मैं पार्टनरशिप करूंगा तो मेरे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, जो कि मुझे कौन बताएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ है उसको बांटने के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और टोटल किस साझेदार को कितना पैसा मिल रहा है वो बताने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूज, कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई आज से फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्यारा प्यारा बैच, और प्यारे प्यारे बैच की अकाउंटेंसी के बारे में, है नहीं? यानी आपका लेखा शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को रौला कराने के लिए आपका भाई आ चुका है भाई। और आपके भाई के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं, कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार देखें। बेटा, मेरा नाम ऋषभ त्यागी है, और पिछले करीब करीब मुझे अब 13 इयर्स हो गए हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते। मैं 11th में भी पढ़ाता हूँ और 12th में भी पढ़ाता हूँ, बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें भी पढ़ाता हूँ, सीएस में भी पढ़ाता हूँ, और भी बहुत जगह, है ना। तो यहां पर मैं आया हूं आपकी जो दिक्कत थी ना अकाउंटेंसी, उसको खत्म करने के लिए। ये बैच, चाहे आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, आपके लिए भी है। चाहे आप अच्छे से रिवीजन चाहते हैं, आपके लिए भी है। आप चाहते हैं एक बैच मेरे पास एज अ ऑप्शन ऐसा रहे जहां से मैं अपनी तैयारी को और स्ट्रांग रहूं, उनके लिए भी है। और ये मेरी गारंटी है बेटा कि 4 से 5 लेक्चर में आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ही एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जो बच्चों को परेशान करता है। तो बिना ज्यादा बात किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स, यानी कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन। अब बेटा, व्हाट इज पार्टनरशिप, या आप कह सकते हो व्हाट इज लेखांकन, है ना। हमारी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी फर्मों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बेटा, जब आप व्यापार करने जाते हो ना, जब आप बिजनेस करने की सोचते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत सारे उपाय होते हैं। तो उन्हीं उपाय में से एक उपाय है ये, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। इसमें होता क्या है बेटा, उसमें जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, सभी एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। क्या है साझेदारी? When two or more person enter into an agreement for setting up a business to run and share the profit and loss, it is termed as partnership. पार्टनरशिप होगी कैसे? पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है। मैं और आप मेरे कौन लगते हो? पार्टनर, साझेदार। मैं आपका कौन हूं? पार्टनर। जैसे आपके रिलेशन होंगे ना, आपका कोई भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपके पापा जी होंगे, आपकी मम्मी जी होंगी, और भी कुछ रिलेशन होंगे आपके। तो ये रिलेशन होते हैं ना, ऐसे रिलेशन हमारी पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, जो कि आप मेरे कौन हो? पार्टनर हो। मैं आपका कौन हूं? पार्टनर हूं। तो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप बन गई, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। अब मैं आपका पार्टनर और आप मेरे पार्टनर क्यों बने हैं? डांस करने के लिए थोड़ी ना। हम दोनों एक व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं। वो बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए। हमारे व्यापार में यानी हमारी पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए। यही कह रही है इसकी बात। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। क्या रिलेशन है? पार्टनर्स का, हु हैव एग्रीड
एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस बात से मैं सहमत हूं उसी बात से आप सहमत हो, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। मैंने कहा बच्चों नाचोगे, आपने कहा यस सर नाचेंगे। मैंने कहा बच्चों गाओगे, आपने कहा यस सर गाएंगे। तो ये क्या है? एग्रीमेंट है ना। अब यहां पर एक लाइन बड़ी प्यारी ही लिखी हुई है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है अभी हम जानेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ हानि को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, ऐसी संस्था को हम क्या बोलते हैं? साझेदारी। कम से कम कितने लोग? दो, ज्यादा से ज्यादा 50 आपस में एग्री है, आपस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए रेडी है, प्रॉफिट कमाने के लिए रेडी है, और इन सब के ऊपर ना एक एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम। अधिनियम का मतलब एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट का मतलब होता है लॉ, लॉ का मतलब होता है नियम। 1932। अब सर इसका मतलब क्या होता है? जब भी मैं पार्टनरशिप करूंगा तो मेरे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, जो कि मुझे कौन बताएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बताएगा। ठीक है, यस सर। अब यहां पर एक बात करी गई, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज मेरे यहां मेरी जो साझेदारी फर्म है उसमें 10 साझेदार हैं, 10 पार्टनर हैं। क्या सारे के सारे पार्टनर अच्छे से काम करेंगे? नहीं सर। हो सकता है 2 काम कर रहे हैं, हो सकता है 3 काम कर रहे हैं, हो सकता है 4 काम कर रहे हैं। तो बेटा जी चाहे 1 काम करे, चाहे 2 काम करे, चाहे 3 काम करे, होने वाले सारे फायदे या होने वाले सारे नुकसान सभी को बांटे जाएंगे। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, उसी तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द फॉलोइंग 3 एलिमेंट। जो आपने पीछे परिभाषा देखी ना, उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ओरल हो, रिटन हो, वो अलग बात है, लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। द एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एग्रीमेंट किस चीज का हो? कि हम अपने बिजनेस का, हम अपने साझेदारी बिजनेस का जो फायदा है वो आपस में बांटेंगे। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन एज, ये तो मैं आपको समझा चुका, भले ही कोई एक काम करे या सारे पार्टनर काम करे, होने वाले सारे फायदे सारे नुकसान सभी झेलेंगे। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है बेटा, आगे देखते हैं। जो ऊपर बात करी गई इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में भी बता दूं एक बार, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के बच्चों के लिए है। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाने की आपको कोई भी नीड नहीं है। सिंपल आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना है बेटा, बस खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। लेकिन हां, इतनी मैं हेल्प कर सकता हूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं या हिंदी से भी रिलेट करते हैं, तो मैंने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप चाहोगे, अगर आप डिमांड करोगे भाई साहब ऐसे तगड़े नोट्स से मजा आ जाएगा, तो मैं इस बैच में भी वो नोट्स अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलो। तो इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सभी साझेदार के बीच अनुबंध होना जरूरी है। अनुबंध का मतलब एग्रीमेंट। समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या इसमें से कोई भी एक, मतलब कि कोई एक काम कर रहा है या सारे कर रहे हैं, होने वाला फायदा, होने वाला नुकसान सभी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अब मैंने क्या कहा, जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है। उन सबको क्या बोला जाता है? पार्टनर कहा जाता है। जिस छत के नीचे वो सब इकट्ठा हुए हैं वो हमारी क्या है? पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। और ये जो होती है बेटा, यही इसका एक नाम से चलता है।
क्या कहा गया? इस प्रकार साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर कहा जाता है। वास्तव में साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म। अगर सभी लोग मिल गए, सारे पार्टनर एक साथ क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। और बीच में उनके जो रिलेशन है वो क्या? एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, चलो बेटा जी, अब यहां पर कुछ फीचर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं उसको समझाना चाहूंगा आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारी जो साझेदारी फर्म है उसमें कितने साझेदार होना चाहिए? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। उनके बीच में एक क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, एक होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और एक होता है पार्टनरशिप डीड। अब सर ये डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, सबसे पहली बात, अगर आपके जो साझेदारी है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो हो सकता है वो ओरल एग्रीमेंट हो। भाई ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है। अगर आप ऐसे लोग हो 4, 5, 10, 20, 30 ऐसे लोग हो जो एक दूसरे को भली भांति जानते हो, तो आप कहोगे यार क्या जरूरत है एग्रीमेंट की, हम सब आपस में जानते ही हैं, भरोसा है ही। बट अगर आप एक रिटन एग्रीमेंट करवाते हो, उस रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर सारे नाम, सभी पार्टनर के नाम, किसने कितना पूंजी लगाया, किसको कितना फायदा मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना वेतन मिलेगा, सब लिखा होता है। अब ये पार्टनरशिप डीड बनवाना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है, मन हो बनवाओ, नहीं है मन मत बनवाओ। ठीक है, उसके बाद लॉफुल बिजनेस क्या होता है बेटा? मेरा जो बिजनेस है ना वो लीगल होना चाहिए। चलो चलो बाहर चल के कुत्तों को मारेंगे, कानून हमें मारेगा। चलो चलो किसी के यहाँ चोरी करेंगे, चलो चलो किसी का गेट बजा के भागेंगे, नहीं भाई, बहुत पिटाई होगी, बहुत मार पड़ेगी भाई, जो बचे कुछ बाल हैं वो भी चले जाएंगे। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि कानून की नजर में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, भैया ये बिजनेस करने के लिए आए हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए आए हैं। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब सर म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए ने कुछ ऐसा कर दिया जो घाटा है, वो बी को भी झेलना पड़ेगा, सी को भी झेलना पड़ेगा। बी ने किसी से वादा कर दिया, वो वादा ए को भी निभाना पड़ेगा, सी को भी निभाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंट। अब एक बहुत, इसे आप फीचर भी कह सकते हो, इसे आप डिसएडवांटेज भी देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मेरी साझेदारी फर्म पे कर्जा आया और उस कर्जे को चुकाने के लिए मेरी फर्म के पास पैसे नहीं हैं, तो जितने भी साझेदार हैं ना, जितने भी पार्टनर हैं, उन्हें अपनी निजी एसेट से, पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाके पैसा लाके देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो हिंदी में इनके नाम देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट की बात हो रही है, एग्रीमेंट को बोलते हैं अनुबंध। वैधानिक व्यवसाय, बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, लाभ कमाना, संचालन करना, सदस्यों से अलग, अस्तित्व नहीं और असीमित, यानी कि असीमित दायित्व, अनलिमिटेड को कहते हैं असीमित दायित्व। सदस्यों से अलग, अस्तित्व नहीं, म्यूचुअल एजेंसी को बोलते हैं। संचालन, संचालन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से, लॉफुल बिजनेस के हिसाब से। ठीक है बेटा, चलो बाबू, अब आती है आपकी पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। तो क्या होता है बेटा? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं, कितने पार्टनर्स हैं, उनकी क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज हैं, सब। और इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इट मे बी रिटन और ओरल, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। ये ओरल भी हो सकता है,
रिटन भी हो सकता है, बट अनसर्टेनिटी की वजह से भाई किसी का भरोसा तो है नहीं, किसी ने कब क्या बोला, किसी ने कब क्या बोला, तो ये लिखित होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, इसमें सब लिखा होता है, सारे पार्टनर्स के नाम, फर्म के नाम, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, सब चीज लिखी होती है। अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। और साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी विलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: साझेदारी संलेख एक लिखित यानी कि एविडेंस, रिटन, पंजीकरण या अपंजीकरण समझौता प्रलेख है, जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारी की पूंजी आदि का उल्लेख रखता है। ठीक है बेटा, चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्या होता है बेटा, इसके अंदर फर्म का नाम होता है, यानी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम और एड्रेस होता है। सभी साझेदारों के नाम व पता, यानी कि सारे पार्टनर के नेम और एड्रेस। प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी की राशि, किस किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, और साझेदारों की पूंजी पर जो इंटरेस्ट मिलेगी, कमीशन मिलेगी, सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो सारे, मतलब कह सकते हो कि सब लिखा होता है। जैसे शादी का कार्ड देखा है, शादी का कार्ड आता है तो फलाने के पापा, फलाने की मम्मी, फलाने की बुआ, फलाने के मौसा, बुआ, अब फूफा जी का तो मुंह फूला ही रहता है। खैर, तो उस कार्ड में सारी डिटेल होती है, तो वही कार्ड एक तरीके से पार्टनरशिप डीड है, सारी डिटेल है बेटू इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है ना, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, वो काम करता है। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ना बेटा, वो काम करता है। अब जब आपके बीच में साझेदारी अधिनियम नहीं है, तो पार्टनरशिप जो आपका एक्ट है 1932, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो बेटा आपके बीच में होने वाले सारे फायदे, सारे नुकसान बराबर बांटे जाएंगे। चाहे किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हो, चाहे किसी ने कम पैसा लगाया हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस जो ऋण ले रखा है, जो लोन ले रखा है, उस पर देने वाली जो ब्याज होगी वो 6% रहेगी। सिर्फ ये दो चीजें होगी। तो सैलरी और कमीशन, यानी कि साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनर्स के बीच में साझेदारी अधिनियम नहीं है। ठीक है, चलो, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ विभाजन का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज है वो भी नहीं दी जाएगी बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस बाय अ पार्टनर, यानी कि साझेदारी के ऋण पर जो ब्याज होगी वो 6% होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी आहरण पर ब्याज भी नहीं होगी बेटा। ठीक है, सिर्फ दो चीज, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर, और लोन पर जो इंटरेस्ट है वो कितना, 6%, अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, इज इट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, क्या साझेदारी संलेख होना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, करवाना करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए? नहीं, कानून के अनुसार साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक नहीं है। फिर भी भाई सपोज कि पार्टनर है, उनके बीच में लड़ाई हो गई कि यार तुमने तो कहा था इस हिसाब से प्रॉफिट दोगे, अब तुम इस हिसाब से प्रॉफिट नहीं, लड़ाई हुई, देख गुस्सा लड़ाई चल रही है। अब आपने केस कर दिया, आप पहुंचे कोर्ट में और आपने कहा सर तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब वहां पे जज कहेगा भाई साहब
आपके बीच में पार्टनरशिप डीड बनी होगी, रिटन, वो दिखाओ। अब आपने वहां दांत दिखा वो तो हमने ना रिटन नहीं करवा रखी, ओरल करवा रखी है। तो अगर ठीक है, जाओ मौज लो। यानी कि अगर आपको भविष्य में लगता है कोई परेशानी ना आ जाए, कोई आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, तो ऐसे केस में आप पार्टनरशिप डीड को रिटन करवाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलो बेटा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अभी आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख नहीं है, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम। भैया मोहन एक सक्रिय साझेदार है और वो चाहता है कि मुझे 10,000 पर ईयर वेतन मिले। क्या होगा ऐसा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख नहीं है। श्याम हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 10%। श्याम ने फर्म को ऋण दिया है और वो कह रहा है कि मुझे तो 10% से ब्याज चाहिए। क्या पार्टनरशिप डीड है? क्या साझेदारी संलेख है? नहीं है सर। तो क्या 10% से ब्याज दी जाएगी? नहीं सर, 6% से ब्याज दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मोहन और श्याम दोनों ने 20,000 और 50,000 पूंजी के रूप में लगाए हैं, अपनी कैपिटल के रूप में लगाए हैं, और मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वल। तो वो बराबर ही बांटा जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप की डीड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बांटा जाएगा। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख उनके बीच में नहीं है बेटा। ठीक है, चलो एक सेकंड, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें कौन कौन से आप अकाउंट बनाओगे, कौन कौन से अकाउंट बनाना आप सीखोगे। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, साझेदारों में लाभ का विभाजन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेन अकाउंट है, ये मेन अकाउंट है। ये दो मेन अकाउंट है इस चैप्टर के, जो ज्यादा आपको ध्यान देने हैं, और कह सकते हो इन पे ही ध्यान देना है। लाभ हानि विनियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक लॉजिक बता रहा हूं, और अगर आपको ये लॉजिक याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो अभी अच्छी बात है, मैं तो बता ही रहा हूं। क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वहां पर आपने देखा था, वहां पर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाते थे आप बैलेंस शीट। और वैसे मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आपने जो भी अकाउंटिंग करी है, आपने चाहे जर्नल बनाया हो, आपने चाहे ट्रायल बैलेंस बनाया हो, आपने चाहे लेजर बनाया हो, सबका सब जो आपने अकाउंट बनाया है, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर का एक बिजनेस होता है, उसके हिसाब से। तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता था बैलेंस शीट अकाउंट। आपने ट्रेडिंग से या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे, वो डाल देते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो डालते थे बैलेंस शीट में और कैपिटल में प्लस कर देते थे, और अगर माइनस लॉस आ रहा है तो कैपिटल में माइनस कर देते थे। क्यों? क्योंकि एक मालिक था, बट यहां बहुत सारे मालिक हैं, इसलिए आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ है उसको बांटने के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और टोटल किस साझेदार को कितना पैसा मिल रहा है वो बताने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लाभ हानि विनाजन का निर्योजन खाता। In partnership firm, profit and loss appropriation account is prepared in addition to profit and loss account to arrive at divisible net profit। क्या कहा था मैंने? अभी कहा था आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक और अकाउंट बनता था, जिसको हम बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां अगर हमें फायदा हो रहा है तो उस फायदे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस फायदे को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो भाई साहब यहां क्या कह रहा है, लाभ हानि विनियोजन या विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। वह ये खाता है जो साझेदार में लाभ के बंटवारे के प्रदर्शित करता है, किस पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ध्यान करने के लिए हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बाबू, यस सर। अब बेटा जी इसमें क्या क्या चीजें आएगी वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यानी कि लाभ हानि विनियोजन जो खाता है, ये जब ही बनेगा जब आपको लाभ होगा। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि लाभ हानि खाते में फायदा हुआ ही नहीं है, लाभ हुआ ही नहीं है, तो बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजों को नहीं दोगे, क्योंकि ये जब ही दी जाएगी जब आपको क्या होगा, लाभ होगा। अगर लाभ हुआ ही नहीं है तो ये चीजें बेटा नहीं दी जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका लाभ हानि खाता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो आपका चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, जो आपका लाभ हानि खाता है उसमें जो खर्चे हैं ना वो आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो। लेकिन जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके खर्चे आप जब ही दोगे जब आपको क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। अगर लाभ नहीं हुआ है तो चीजों को हम नहीं देंगे। तो बेटा कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ फीचर्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहला, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना जरूरी है या फिर प्रॉफिट होना जरूरी है। इसे साझेदारों की फर्म द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इस अकाउंट को कौन मेंटेन कर रही है, फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन बना रही है, फर्म बना रही है। इसमें की गई प्रविष्टियां साझेदार संलेख अथवा साझेदारों के अधिनियम द्वारा निर्धारित होती हैं, यानी इस अकाउंट में देने वाली चीजें, आप पार्टनर को वेतन दे रहे हो, आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हो, तो ये जो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से करा जाएगा, और डीड नहीं है तो जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से किया जाएगा। यह खाता लेखांकन वर्षों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है, और यह एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटा, जहां पर हमारे रूल होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी हमारे नुकसान है वो डेबिट साइड में, और जो भी हमारे फायदे हैं वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, यस सर। आइए चलिए भाई, अब ये आपके सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और इसको हम बारी बारी से समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा जब आपको क्या होगा, फायदा होगा। अगर फायदा नहीं हुआ तो इसके अंदर ये जो आपको छोले भटूरे जैसे नाम दिख रहे हैं ना, ये नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ बांटने के लिए है ही नहीं। तो सबसे पहले जब आप ये फॉर्मेट बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि फायदा है कि नहीं, और फायदे का कायदा है कि नहीं। क्या कहता है कायदा, कायदा कहता है कि जो आपका फायदा है उसे डालोगे आप क्रेडिट साइड में। दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। भाई कॉमर्स वाले हैं हम कॉमर्स वाले हैं, हम कॉमर्स वालों के हैंड नहीं होते, हम कॉमर्स वालों का जो लेफ्ट हैंड होता है वो होता है डेबिट, और राइट हैंड जो होता है वो होता है क्रेडिट। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या डालोगे, प्रॉफिट डालोगे, कहां पर, क्रेडिट साइड में। उसके बाद ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। इसमें होने वाले सारे हानि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड में जाते हैं, और होने वाले सारे फायदे लाभ क्रेडिट साइड में। लेकिन किसको, फर्म को, क्योंकि ये अकाउंट बना कौन रही है, फर्म बना रही है। इसीलिए फर्म के हिसाब से जो भी नुकसान है वो डेबिट साइड में, और फायदे हैं वो क्रेडिट साइड में। सबसे पहला आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पूंजी पर ब्याज। जो भी पार्टनर होते हैं, जो भी साझेदार होते हैं, वो फर्म में पूंजी लगा रहे हैं, कैपिटल, और उस कैपिटल पर उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो भैया इंटरेस्ट किसको मिलेगा? साझेदार को। कौन देगा? फर्म। तो साझेदार के लिए जो इंटरेस्ट है ना, ये एक फायदा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक एक्सपेंस है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जाता है पार्टनर्स की। उसके बाद ध्यान रखना बेटा, सैलरी टू पार्टनर, वेतन, साझेदार को वेतन दे रहे हैं, तो साझेदार के लिए तो फायदा है, लेकिन ये वेतन कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक है। उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, साझेदार को कमीशन मिल रही है। अगर कमीशन साझेदार को मिल रही है तो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर यही कमीशन मैनेजर को मिल रही होती, अगर यही कमीशन मैनेजर को मिल रही होती बेटा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब सर क्या क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा? भाई हो सकता है पार्टनर ने, साझेदार ने अपने निजी खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला हो, और उस पैसे को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और उस पैसे पर पार्टनर्स इंटरेस्ट देता है फर्म को, और ये फर्म के लिए एक फायदा है, इनकम है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में जाता है। इतना करने के बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें फायदा हुआ, डेबिट में डाल देंगे, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें घाटा हुआ, क्रेडिट में डाल देंगे। और ये जो फायदा है या ये जो घाटा है वो अब ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो चलिए दोनों में एक बार फर्क देख लेते हैं। क्या फर्क है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्या फर्क है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब क्या हुआ? यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि के निर्धारित हेतु तैयार किया जाता है। मतलब कि आपको पूरे साल के बीच में फायदा हुआ, नुकसान, ये पता करने के लिए आप क्या बना रहे हो? लाभ हानि खाता। बट इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड अमंग द पार्टनर। जितने भी हमारे यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। जितने भी हमारे साझेदार हैं उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले एक और अकाउंट बनता है, शायद आपको मालूम होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, इस अकाउंट के बाद। इसीलिए यहां पर जो प्रॉफिट होता है, इस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है, वो सीधा कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था, एक बार यहां भी बता दूं, इसे व्यापार खाता तैयार करने के लिए करा जाता है। इसे लाभ हानि खाते, ये तो आपको मालूम है। लाभ हानि खाता में आय एवं व्यय के मदों को दिखाया जाता है। इसमें नियोजन संबंधी मदें दिखाई जाती हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे सर, जैसे कि रेंट, जैसे कि मैनेजर कमीशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब बेटा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए कहा आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। आपको फायदा हुआ तभी आएगा, फायदा नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ बात करी गई है जर्नल एंट्रीज किसकी बेटा? कैपिटल अकाउंट की। हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा। अब जो हमारे पूंजी खाते हैं उसको देखेंगे। और पूंजी खातों को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड।
फिक्स्ड मेथड हमसे कहता है कि हम अपने पूंजी खाते में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उसके अलावा हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी उसमें हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। बट फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो इसमें हम समझेंगे, एंट्री पास करेंगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि खाते के शेष को लाभ नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो कहां है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा यहां जो प्रॉफिट दिया होता है डेबिट साइड में, उसको आप कहां ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूंगा तो एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर घाटा हो गया, ये तो फायदे की एंट्री है, अगर घाटा हो गया तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, उल्टी तो नहीं हो रही ना उल्टी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर घाटा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। बेटा देखो पूंजी पर ब्याज दो जगह जाती है, कहां कहां जाती है, एक जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और एक जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां कहां जाती है बेटा, एक जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और एक जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपने देखा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में। अब मैं बात करूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक नियम बता रहा हूं जिसे हम बोलते हैं क्लियर अप्रोच। अकाउंटेंसी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये क्लियर अप्रोच अच्छे से आता है। क्लियर अप्रोच, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स और R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू यानी कि इनकम। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L stands for liability, E stands for expenses, A stands for assets और R stands for revenue या फिर इनकम। अब आप बोलो क्लियर 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 क्लियर, तो आप देखोगे आपको CLR सुनाई दे रहा है और A और E अलग हो गया, यानी कि कैपिटल यानी कि पूंजी, लायबिलिटी और इनकम, इनमें लगने वाले जो कानून और नियम है वो सेम रहेंगे और एसेट्स और एक्सपेंसेस में लगने वाले जो नियम है वो सेम रहेंगे। सर क्या नियम, जब भी कैपिटल बढ़ रही है, जब भी लायबिलिटी बढ़ रही है, जब भी इनकम बढ़ रही है, आप चाहे जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आप चाहे उसका खाता बना रहे हो, आप चाहे उसका लेजर बना रहे हो, वो क्रेडिट साइड जाएगा। कब जाएगा सर क्रेडिट साइड, जब भी कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है और इनकम बढ़ रही है। और जब भी घट रही है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, चाहे आप उसका जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, चाहे आप उसका खाता बना रहे हो, चाहे आप उसका लेजर बना रहे हो। ठीक है, यस सर। अब इसका जस्ट उल्टा फॉलो होता है एसेट्स में और एक्सपेंस में। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो चाहे जर्नल एंट्री हो, चाहे लेजर हो, चाहे खाता हो, कहां आएगा, डेबिट साइड में। और अगर डिक्रीज हो रहे अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो अब बेटा देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिली तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी ना, यस सर। तो जब कैपिटल बढ़ रही है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या आएगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो हाँ जी हाँ, यस सर। अब एंट्री समझो, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा, जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री में भी क्या होगा, डेबिट होगा। और इसमें डेबिट हो रहा है, लेकिन इसमें डेबिट हो क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल की बात करो, पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जा रहा है, क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री में भी पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। और डेबिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर बाबू, अच्छे से बेटू, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, रौला? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दो जगह जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी जाती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट साइड जाती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड जाती है, क्योंकि जब पार्टनर ड्राइंग्स की ब्याज देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रही है, तो जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और डेबिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और यहां पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है, ड्राइंग्स कहां जा रही है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ऐसे ही साझेदारी को दिए गए वेतन या कमीशन, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है, उस सैलरी के मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। कमीशन हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो इसी के हिसाब से जो मैंने अभी आपको रूल बताए हैं, उसी के हिसाब से आप इसकी एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे रूल हैं आपके प्यारे प्यारे। अब यहां एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको रीता, सुधा, ज्योति तीन पार्टनर्स है फर्म में, 1 जनवरी 2019 को उनकी जो कैपिटल है वो इतनी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में, जब कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर दिया जाता है। सर ये ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल की शुरुआत का बैलेंस, यानी महीने की शुरुआत का बैलेंस, यानी साल की शुरुआत का बैलेंस, ठीक है ना। और अगर आपको साल के लास्ट का बैलेंस दे रखा है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो बेटा आपको क्लोजिंग बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में, तब आप आगे बढ़ोगे। तो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2019 को उनकी कैपिटल जो है वो इतनी दे रखी है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ज्योति को सैलरी मिल रही है 2000 पर एनम, पार्टनर्स को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है। प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है, यही चीज आपको हिंदी में भी दे रखी है, ठीक है। चलो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टिंग 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 टिंग। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड, ठीक है। यहां पापा वाला फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पापा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कंडीशन ही यही होती है बेटा कि ये जब बनाया जाता है जब आपको फायदा होगा। तो बेटा फायदा आपको कुछ समय दे रखा है, यस सर, ये रहा लाभ 64,000, तो ये लाभ कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो बाई प्रॉफिट 64
64,000। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 64,000। अब देखिए शुरुआत से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बेटा यहां पर 1 जनवरी की कैपिटल दे रखी है और क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन दे रखा कि हम 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से शुरू 31 दिसंबर को खत्म। तुझसे शुरू तुझसे खत्म। चलो, तो आपको सबसे पहले कह रहा है ज्योति जी को सैलरी यानी कि वेतन मिल रहा है 2000 पर एनम। याद रखिएगा वेतन हमेशा सालाना वाला जाएगा। अगर आपको मंथली दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको क्वार्टरली दे रखा है, क्वार्टर वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, अगर आपको क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर पर एनम दे रखा है तो वो तो पूरे साल का ऑलरेडी दे ही रखा है, और यहां पर आपको पूरे साल का ऑलरेडी दे रखा है 2000 पर एनम। तो सैलरी कहां जाएगी? डेबिट साइड में, टू सैलरी। और किसको मिल रही है सैलरी? ज्योति को। तो टू ज्योति सैलरी 2000। तो ज्योति सैलरी 2000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है पार्टनर्स को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो बेटा 40 से अगर 10% 4000, 20 से अगर 10% 2000 और 20 से अगर 10% 2000। तो टू रीता सुधा ज्योति। तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां रीता सुधा ज्योति 4000, 2000 और 2000। टोटल कितना हो गया बेटा? 8000। टोटल कितना हो गया बेटू? 8000। ठीक है, यस सर। उसके बाद देखते हैं, अब आपसे एक बात कह रहा है, पहले हम जरा बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये आपका 64,000 है और ये आपका 10,000 है। तो 64,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 54,000 का प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस को? रीता सुधा ज्योति। कितना प्रॉफिट है बेटा? 54,000 का। अब आपसे कह रहा है बेटा कि ये जो प्रॉफिट है ना वो आप कैपिटल के रेशियो में बांटना। सर ये कैपिटल का रेशियो क्या होता है? कैपिटल रेशियो होता है ये जो कैपिटल दे रखी है इसका रेशियो देख लो। तो बेटा तीनों की कैपिटल लिख लो, 40,000, 20,000 और 20,000। अब तीनों को किसी कॉमन चीज से काटो। मम्मे चलो देखो बेटा, यहां 4 4 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि रेशियो हो गया 2:1 रेशियो। ये रेशियो हो गया बेटा 2:1 यानी जो प्रॉफिट है उसको आप 2:1 में बांटोगे। ठीक है, यस सर। तो देखो बेटा अगर आप 2:1 में बांटोगे तो सबसे पहले 2/4 करोगे यानी आधा, यानी कि 27,000 मिलेगा इनको, 27,000 मिल जाएगा इनको। ठीक है, अब उसके बाद आप 1/4 कर दोगे, यानी कि ऐसे 54,000 और उनका था 1/4। तो 4 से काटोगे, 4 बन जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 5 0 0, यानी कि 13,500। और इनका भी 13,500 और इसको हम क्लोज कर देते हैं। 64,000 और यहां पर 64,000। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब बात चलती है, यहां पर मैंने आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं तो सोचा थोड़ी सी यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। क्या नहीं मिलता? सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। कमीशन मिलती है? नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं मिलता। यानी कि ऑल ऑफ दीज।
क्योंकि अगर आपके साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो बेटा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% के हिसाब से चलेगी। उसके बाद इक्वल रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स, ये तो आप ध्यान रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर इक्वली रेशियो शेयर कर रहे हैं। अब आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि पार्टनर है कितने, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। अगर 2 पार्टनर है तो हो जाएगा 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो हो जाएगा 1:1:1, अगर 4 पार्टनर है तो हो जाएगा 1:1:1:1, अगर 5 पार्टनर है तो हो जाएगा 1:1:1:1। बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब होगी ना, तभी 4 या 5 पार्टनर तक बात पहुंचेगी। तो यहां पर आपसे कह रहा है 3 पार्टनर के हिसाब से इक्वल रेशियो है, तो 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1932 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज अ, फर्म के साझेदार के आहरण पर ब्याज है। भाई फर्म के लिए वो एक फायदा है, फर्म के लिए वो एक इनकम है, यानी कि वो आय है, इसलिए जाय है। उसके बाद कह रहा है इन पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलेंट्री, या फिर आप इसको ऑप्शनल कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, बनवाना चाहो बनवाओ, नहीं बनवाना चाहो मत बनवाओ। ठीक है, चलो उसके बाद अभी बाकी का मैंने पढ़ाया नहीं है, चलो ये तब भी आपको आना चाहिए। देखो बेटा, जब कोई साझेदार होता है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो साझेदार है ना, वो माइनर तो नहीं है, वो अनसाउंड माइंड तो नहीं है, वो एलियन एनिमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसके साथ साझेदारी नहीं कर सकते। हाँ, माइनर बेनिफिट के लिए ऐड हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एज अ पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर कौन होता है बेटा? ऐसा इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो हमारा कौन होता है? माइनर होता है। ठीक है, और अनसाउंड माइंड, आपने देखा हो किसी इंसान ने दारू पी ली और कहता है, अरे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तू मेरा भाई है, इस चीज को हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। ऐसी आवश्यकता में आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, आप और आपका एक मित्र था, आपस में खूब ट्रांजैक्शन हो रहे थे, अब आपके और उस कंट्री के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो जो सामने वाला बंदा है, मच्छर कहां से आ गया भाई, बैच लिया कि नहीं लिया? हाँ, तो आप और सामने वाले जो पर्सन है वो अब कौन हो गए? एलियन एनिमी। तो यहां से पूछा है कि भाई पार्टनर बनने के लिए क्या होना जरूरी है? एडल्ट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर, भैया अगेन अभी आपने क्वेश्चन किया था जैसा, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को शैल बी पेड सैलरी, क्या वेतन दिया जाएगा? नहीं। शैल नॉट बी पेड सैलरी, ये बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक्टिव पार्टनर शैल बी पेड सैलरी, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी भाई, चाहे आप एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। ठीक है, चलो बाबू, नेक्स्ट है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी हां, पूंजी पर ब्याज जो होती है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड आती है, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड आती है, शेयर इन लॉस भी डेबिट साइड आता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब यहां पर कैलकुलेशन दे रखी है, बट ये आपके लिए बहुत आगे वाली बात है, अभी हम वापस से कुछ चीजें छोड़ाए हैं ऊपर, उनको एक बार देख लेते हैं। चलो बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। अभी आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके कोर्स में ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, उसमें आपको मालूम होनी चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है,
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ठीक है, होमवर्क के लिए है, हर क्लास में डेली में आपको होमवर्क दूंगा, और अगर आप कैसे भी मुझ तक पहुंच सकते हैं या फिर आप डाउट स्लैट में होमवर्क डाल सकते हैं या आपके पास कोई और माध्यम है जिससे आप अपना होमवर्क मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो आप पहुंचाइएगा, अपने डाउट भी पहुंचाइएगा, मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग, जिसे हम कहते हैं अस्थाई, और इस फिक्स यानी कि स्थाई। अस्थाई यानी कि परिवर्तनशील, और स्थिर, स्थिर यानी कि जो फिक्स रहेगा, जिसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते पूंजी खाते में, इसलिए जो भी चेंज है वो कहां करने पड़ेंगे, चालू खाते में। भाई जो आपका फिक्स्ड अकाउंट होता है उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं वो कहां करने होते हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ऐसा नहीं कहता, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एक ही अकाउंट बनवाता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो तो अब एक बार देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इस विधि के अनुसार साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आहरण वेतन, आहरण पर लगने वाले ब्याज, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब आता है। ठीक है, और इसके लिए ये अकाउंट है, जब आपका पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील है, तो बेटा आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी पार्टनर है उनकी जो कैपिटल के शुरुआत का बैलेंस है वो डालते हो क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। जब भी हम किसी चीज को क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम किसी चीज को डेबिट साइड लिखेंगे तो टू का इस्तेमाल करते हैं, टू बाय, भाई भाई, टू बाय, भाई भाई। अब बीडी, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये बीडी का मतलब क्या होता है। बेटा जब हम किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, वो कोई भी चीज हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, उसके ओपनिंग बैलेंस के लिए हम बीडी का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम सीडी का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत का बैलेंस, साल की शुरुआत का बैलेंस, महीने की शुरुआत का बैलेंस, बीडी इस्तेमाल होगा। साल के लास्ट का बैलेंस, महीने के लास्ट का बैलेंस, सीडी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो देखो यहां आपने लिखा बीडी। उसके बाद अगर उस पार्टनर ने और पैसा लगाया है एज अ कैपिटल तो सीआर में जाएगा। ठीक है, और अगर निकाला है तो कहां आएगा, डीआर में जाएगा। अगर पैसा लगाया है तो सीआर में जाएगा, क्योंकि और पैसे लगाने से कैपिटल इंक्रीज होगी, और निकाला है तो डीआर में जाएगा। उसके बाद जो भी पार्टनर के लिए फायदे थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की कमीशन, रिजर्व, ये सब कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकी वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पर जो भी ड्राइंग्स है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो डेबिट साइड आएगी, क्योंकि इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। अब आपने पार्टनर्स कैपिटल से पहले कौन सा अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पर अगर फायदा हुआ है तो आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और घाटा हुआ है तो आएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जब आप क्या फॉलो कर रहे होंगे, परिवर्तनशील खाता। लेकिन जब आप स्थिर खाते को फॉलो कर रहे हैं बेटा, तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक आपका कैपिटल का अकाउंट और एक आपका चालू खाता, करेंट अकाउंट। ठीक है ना बेटा, तो देखो इस प्रणाली में साझेदारों को पूंजी स्थिर या अचल रहती है। अब जब तक फर्म चलेगी पूंजी की राशि को तीसरी बनी रहेगी। पूंजी खाते में होने वाली समायोजनाओं के लिए एक अलग खाता रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो भी सैलरी है, जो भी कमीशन है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फायदा है, वो सब कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, और पैसा लगाया है तो वहां चला जाएगा, और पैसा निकाला है तो वहां चला जाएगा, बस। तो क्या कहा गया बेटा यहां पर आपसे, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल सिस्टम, ठीक है, दशा में पूंजी खाते का शेष सदैव ही क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्षों में दिखाया जाता है।
करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट से प्रस्तुत कर सकता है। क्या कहा गया? कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है किसमें? फिक्स्ड में। फिक्स्ड में, स्थिर खाते में जो आपके पूंजी खाता का जो बैलेंस है वो क्या होगा बेटा? वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर प्लस का बैलेंस है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और अगर माइनस का बैलेंस है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ये फॉर्मेट है, ये है करंट अकाउंट। अगर आप स्थिर से फॉलो कर रहे हो तो आप दो अकाउंट बनाओगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप इधर देखो, जो भी पार्टनर्स का बैलेंस है कैपिटल का वो यहां नहीं आएगा। जो भी पार्टनर और पैसा लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वो यहां नहीं आएगा। जो भी पार्टनर ड्रॉइंग करेंगे कैपिटल में से वो यहां नहीं आएगा। वो कहां आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सॉरी बेटा। और जो भी फायदे हैं बच्चे कुछ वो सब एज इट इज वैसे के वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये आपका कैपिटल अकाउंट है स्थिर खाते से। देखा देखा आपने, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से सारी चीज इसमें है, लेकिन अगर इसको मैं फिक्स में चेंज करूंगा तो ये कैपिटल में ही रह जाएगा, 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 बाकी सारी चीज एज इट इज करंट अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है बाबू, तो आई थिंक आज के लिए काफी सफिशिएंट है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी चीजें। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी लिए हैं। ठीक है, तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ज्यादा नहीं तो 10% तो समझ में आया होगा, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल भी है। बट मेरी गारंटी है धीरे 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 स्लोली स्लोली एकदम जलवा बिखेर दोगे इस सब्जेक्ट में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।